बजे जब चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें क्या कुछ कहा जाता है, लेकिन इतना तय मान के चलिए कि 15 नवंबर के बाद जो मतदान की प्रक्रिया होगी अलग अलग राज्यों में वो शुरू हो जाएगी। आपने एक फ्रीबीज दिलचस्प बात और आपने बता दूं फ्रीबीज राजू को लेकर बहुत जी। खास बात कही कि फ्रीबीज को लेकर चुनाव आयोग के ऊपर एक दबाव होगा और वो देखना बहुत जरूरी होगा आशीष की उस पर क्या किसी तरीके के कदम उठाए जाते हैं, क्या ऑब्जर्वर्स को कहा जाता है, क्या जो इलेक्शन के जो तमाम अधिकारी हैं उनको कहा जाता है नजर रखने को। मुझे याद है कि सुप्रीम कोर्ट में भी जब ये बात आई थी और ये पूछा गया तो पिटिशनर की तरफ से ये कहा गया कि कम से कम कोई सीमा तो तय की जाए कि इतनी चीजें जनता से वादा किया जा सकता है, बढ़ चढ़कर वादा करना, जनता को प्रभावित करना तो एक बड़ा मसला रहने वाला है इलेक्शन कमीशन के सामने भी। यही देखिए बहुत बड़ा मसला है। बड़ा मसला मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि फ्रीबीज और पब्लिक वेलफेयर स्कीम में राजीव जी एक बारीक सी लाइन है, वो बड़ा मुश्किल होता है तय करना। जब सपोज करिए इससे पहले जब अश्वनी उपाध्याय की जो पिटीशन थी जिस पर एक लंबी सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, तब इस बारीक लकीर का जिक्र किया गया। पब्लिक वेलफेयर स्कीम क्या है? कल को कोई पार्टी ये कहती है कि हम सत्ता में आएंगे और गरीबों को फ्री बिजली देंगे, हम फ्री पानी देंगे, फ्री एजुकेशन देंगे, तो क्या ये फ्रीबीज में आएगा? नहीं आएगा। क्या गरीब बच्चों को मुफ्त में टैबलेट देना, बच्चियों को जो 12वीं तक की हैं उनको मुफ्त में साइकिल देना, क्या ये फ्रीबीज में आएगा या नहीं आएगा? ये बहुत बारीक सी लकीर है क्योंकि सब मेन स्ट्रीम में लाने का कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है। तो ऐसे में बड़ा मुश्किल है ये कह पाना कि कौन सी चीजें फ्रीबीज में आएंगी, क्योंकि जो पूरा मामला था ये डीएमके के टेन्योर में, जब डीएमके और एआईएडीएमके अलग अलग टाइम पर जब तमिलनाडु में उनकी सत्ता थी और उस समय जब तमिलनाडु में चुनाव हुए थे तो उनकी तरफ से ज्वेलरी बांटने की जब बात आई थी, टीवी बांटने की बात आई थी, तब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और ये कहा गया था कि ये तो कहीं से भी मूलभूत चीजें नहीं है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सहमति भी जताई थी। लेकिन बात जब फ्री बिजली की आए, फ्री पानी की आए, फ्री एजुकेशन की आए, तब वहां पर क्या इसे फ्रीबीज माना जाएगा या पब्लिक वेलफेयर स्कीम? ये बहुत बारीक सी लाइन है और यही बात सुप्रीम कोर्ट को परेशान करती है और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट एक लंबी सुनवाई इस पर चाहता है। चुनाव आयोग ये कहता है कि फ्रीबीज पर अंकुश लगाए, लेकिन ये भी देखना होगा कि क्या फ्रीबीज के चक्कर में कहीं पब्लिक वेलफेयर जो स्कीम है उनका तो कहीं गला नहीं दबा दिया जाएगा। सही कह रहे हैं आप, लेकिन आपने अभी ये जानकारी दी दर्शकों के लिए कि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव हो सकते हैं, बाकी जगह 1 चरण में होगा। तो क्या ये माना जाए कि चुनाव आयोग के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो बाकी राज्यों के जो उन्होंने अधिकारियों से बात की उसके बाद वो इस बारे में श्योर हैं कि उन राज्यों में सुरक्षा सिक्योरिटी कोई बड़ा मसला नहीं है, लिहाजा एक ही चरण में वहां पर चुनाव ठीक रहेगा? नहीं, देखिए राजू जी, मैं आपको बता दूं कि अभी ऑब्जर्वर की मीटिंग हुई थी पिछले शुक्रवार को। जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि चुनाव आयोग के जो अलग अलग राज्यों के जो ऑब्जर्वर से बात हुई, डीएम से बात हुई, पुलिस के बड़े अधिकारियों से बात हुई, राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से बात हुई, उसमें ये तय हो गया कि जो बड़े राज्य हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम, यहाँ पर 1 चरणों में चुनाव होंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अक्सर नक्सलियों के हमले का खतरा होता है। वहां पर पोलिंग को शांति से कराने के लिए 2 फेजेस में चुनाव कराना बेहद जरूरी होता है। 2000 इससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुए थे उस समय भी 2 चरणों में चुनाव हुए थे। अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 2 या 3 चरणों में लोकसभा चुनाव होते हैं। विधानसभा चुनाव कैसे होंगे ये मैं बता देता हूं दर्शकों को। 2 राज्यों में 1 दिन विधानसभा चुनाव होंगे, 2 राज्यों में फिर 1 दिन विधानसभा चुनाव होंगे, या 3 राज्यों में 1 दिन वोटिंग होगी और उसके बाद 1 जगह की वोटिंग बाद में होगी। यानी अगर मध्य प्रदेश राजस्थान के चुनाव एक साथ होते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि तेलंगाना और मिजोरम के भी वोटिंग जो होगी वो उसी दिन होगी, उसके अगले दिन होगी या कुछ दिनों का उसमें गैप पीरियड रहेगा। ठीक उसी तरह छत्तीसगढ़ का होगा। तो ऐसे चुनाव आयोग की तैयारियां हैं, क्योंकि वहां पर जो एडिशनल फोर्सेज हैं वो भी तैनात करनी पड़ती है, सुरक्षा के इंतजाम करने पड़ते हैं। तो इन सबको देखते हुए चुनाव आयोग की तरफ से पूरी तरह से तैयारी है। दोपहर 12 बजे का इंतजार करना पड़ेगा राजीव जी। ठीक है, दोपहर 12 बजे का इंतजार करना पड़ेगा। आशीष बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि मनोज मनु भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एडिटर इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस वक्त। मनोज, एक बड़े इंतजार के बाद दोनों ही राज्यों में पिछले कई दिनों से राजनीति बहुत एक्टिव चल रही थी और उसके बाद सभी अपनी जीत के दावे भी करने लगे थे। अब आज वो दिन आ गया है जब तारीख सामने आएगी। कितनी तैयारी इन राज्यों में आप चुनावी गतिविधियों को देखते हुए देख रहे हैं? देखिए राजीव, साफ तौर पर जैसा कि आशीष बता रहे थे, बिल्कुल ठीक बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ में यह संभावना जताई जा रही है, खासकर जो छत्तीसगढ़ का जो बस्तर इलाका जो कि नक्सल प्रभावित इलाका है
और आपको याद होगा कि अभी हाल ही में तमाम राज्यों के डीजीपी, मुख्य सचिव की बैठक खुद गृह मंत्री अमित शाह ने ली थी। वो इसी के मद्देनजर थी कि नक्सल प्रभावित राज्यों की स्थिति क्या है, क्योंकि जो तेलंगाना है वो भी नक्सल प्रभावित है, छत्तीसगढ़ भी नक्सल प्रभावित है, और तेलंगाना छत्तीसगढ़ का बॉर्डर मिलता है। 3 स्टेट, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ये एक 3 स्टेट का बॉर्डर है और यही वो कॉर्नर है जहां नक्सल प्रभावित इलाका माना जा रहा है। तो तेलंगाना और छत्तीसगढ़ का जो नक्सल प्रभावित बेल्ट है वो उस पर एक अलग फेस में वोटिंग कराई जाएगी, जैसा कि खुद आशीष बता रहे हैं। बाकी मध्य प्रदेश सिंगल फेस में हो जाएगा, वहां कोई परेशानी नहीं है। राजस्थान सिंगल फेस में हो जाएगा, वहां कोई परेशानी नहीं है। छत्तीसगढ़ में 2 फेज में यह संभावना की जा रही है कि वहां पर वोटिंग कराई जा सकती। सभी राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह से तैयार हैं। आपको याद होगा कि करीब शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक हुई थी और आज सुबह 9 बजे मध्य प्रदेश में आनन फानन में अचानक से सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए सरकार ने बैठक बुला ली है, जिसका कि विरोध खुद सीएलपी लीडर ने किया है कि ये कोई तरीका होता है कि आपने मुझे रात में मैसेज भेजा है और सुबह 9 बजे बैठक रख ली है। सुबह 9 बजे बैठक शायद इसलिए कि हो सकता हो ये जानकारी है, क्योंकि या तो शनिवार को ये उम्मीद जताई जा रही थी 7 तारीख को कि आचार संहिता लग सकती है, या फिर मंडे को। तो कुल मिलाकर 9 बजे मध्य प्रदेश ने भी सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर बैठक बुला ली, जिसका विरोध खुद सीएलपी लीडर ने किया है, गोविंद सिंह ने किया है कि ये कोई तरीका नहीं होता कि आप अचानक से मुझे रात को मैसेज भेजने में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हूं और आप तो इसलिए कहीं ना कहीं लोगों को पता था। आपको है मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 6 तारीख को बैठक बुला ली। 53,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास एक ही जगह अपने ऑफिस में बैठकर कर दिया। कैबिनेट में बहुत सारे डिसीजन हो गए। राजस्थान में भी अशोक गहलोत ने भी यही किया कि आनंद फानंद में कैबिनेट बुला ली, कई सारी लोक लुभावन घोषणाएं कर दी, शिलान्यास कर दिए, लोकार्पण कर दिया। छत्तीसगढ़ में भी वही हुआ, क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टियों को यह लग रहा था कि आचार संहिता या तो 7 तारीख को लग जाएगी और या फिर 9 तारीख को लग जाएगी, मंडे को लग जाएगी। और वही हुआ जैसा कि आशीष ने बताया। सबसे पहले इंडिया न्यूज ने खबर यह दी है कि 12 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, चुनाव की तारीखों का ऐलान कर रहा है। तो कुल मिलाकर यह स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है हर राजनीतिक पार्टी इस बात को लेकर तैयार हो चुकी है कि उससे चुनाव में जाना है, और वो ये मानती थी कि या तो 7 तारीख को या फिर 9 तारीख को आचार संहिता लगने वाली है। और अब 9 तारीख को ठीक 12 बजे आचार संहिता लग जाएगी, चुनाव की तारीखों की घोषणा हो जाएगी। लेकिन मध्य प्रदेश में और राजस्थान में अभी एक भी उम्मीदवार के नाम की घोषणा पार्टी ने नहीं की है। वहां पर मंथन चल रहा है। मध्य प्रदेश में करीब 69 सीटों की घोषणा हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में भी पहली सूची जारी हो चुकी है, सूचियां तैयार है। बीजेपी अपने पास सूची तैयार करके रखी हुई है। इंतजार इस बात का किया जा रहा है कि आचार संहिता लगी। वहीं अगर कांग्रेस की बात का जिक्र करें, कांग्रेस की जो सूची का, उम्मीदवारों की सूची का जिक्र करें, तो अक्टूबर के पहले सप्ताह में उम्मीद ये की जा रही थी कि वो निकाल देंगे, लेकिन श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं। हालांकि ये श्राद्ध पक्ष में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जा रहा है। लेकिन कांग्रेस इस बात का इंतजार कर रही है कि हम अपनी सूची की घोषणा श्राद्ध पक्ष में नहीं करेंगे, श्राद्ध पक्ष खत्म होते ही हम अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देंगे, इसलिए वो सूची रुकी हुई है। राजीव, ठीक है, सूची रुकी हुई है। बने रहिए मनोज मनु, आप भी हमारे साथ। आपने बहुत सारी सिलसिलेवार जानकारियां रखी। राकेश कुमार सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। राकेश, 12 बजे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हमने पिछले दिनों में देखा इन सभी राज्यों में बहुत सारी लोक लुभावन घोषणाएं हुई। राजस्थान में तो अशोक गहलोत ने यह तक कह दिया हम जातिगत सर्वे कराएंगे, और भले ही प्रियंका ने कहा हो कि जीते तो आके ऐसा करेंगे, लेकिन घोषणाएं हो रही हैं। मतलब अब से 12 बजे के बीच में जो समय बचा है, इन सभी राज्यों से लोकार्पण, शिलान्यास की बहुत सारी खबरें आने वाली हैं। देखिए, साफ तौर पे, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान आज चुनाव आयोग जो हमारे सूत्र हैं इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि आज घोषणा करेगा। और सूत्रों की माने तो नवंबर दूसरे हफ्ते से दिसंबर के पहले हफ्ते तक अलग अलग तारीखों और चरणों में इन राज्यों में मतदान हो सकता है। पिछली बार की तरह राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम, तेलंगाना में एक चरण में चुनाव कराए जाने की बात सामने आ रही है, जो सूत्र हमारे जानकारी दे रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान जो है कराया जा सकता है, और इसकी तैयारी, क्योंकि गृह मंत्रालय से जो बैठक हुई थी चुनाव आयोग में, जो फोर्स की मांग की गई थी केंद्रीय सैनिक बलों को लेकर, उसको केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हरी झंडी दी थी। और छत्तीसगढ़ में 2 चरण में मतदान जो है होने की संभावना है। हालांकि मतदान की तारीख की अलग अलग होने की उम्मीद है, जो हमारे सूत्र हैं इसकी जानकारी दे रहे हैं।
लेकिन सभी चुनावी राज्यों की मतगणना एक साथ कराने का निर्णय है, जो हमारे सूत्र इसकी जानकारी दे रहे हैं। जहां तक आपने बात किया कि जिस तरह से लोक लुभावन घोषणा का आज जो है 12 बजे के पहले तक घड़ी लग सकती है, जिस तरह से आपने मनोज जी जिस तरह से जानकारी मध्य प्रदेश से दे रहे थे कि मध्य प्रदेश में जो है 9 बजे बैठक बुलाई गई है, जिसमें सूचना आयुक्तों को जो है उसकी नियुक्ति को लेकर उसकी घोषणा हो सकती है। साथ ही साथ कई योजनाओं को भी जो है घोषणा की जा सकती है। तो ये अंतिम चरण है और जो राज्यों को लग रहा है, पिछले अगर 15 दिन की बात करें, जिस तरह से राजस्थान, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़, आपने देखा कि कई लोकार्पण किए गए, कई घोषणाएं किए गई, कई जिलों का निर्माण किया गया। ये जो है अगर इतनी संजीदगी थी तो आप इसका निर्माण पहले करते, लेकिन अब ये देखना जनता पर निर्भर करता है कि जनता इन चुनावी घोषणाओं को किस तरह से लेती है। जहां तक मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो इस साल के अंत में जो है आपने देखा था कि मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर यहाँ पर कांटे की टक्कर है और कांग्रेस और बीजेपी जिस तरह से अपनी गोटियां जो हैं, शतरंज की गोटी जो है खेल रहे हैं और उम्मीदवारों को लेकर एक विधानसभा के जो है नाम को लेकर काफी जो है सावधानियां बरती जा रही है। और आप जिस तरह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस भी आपने देखा है कि कई धड़े हैं, वहीं बीजेपी की भी हालात कुछ इससे अलग नहीं है, वहां भी कई धड़े बीजेपी के भी हैं। तो ऐसे स्थिति में वहां भी चुनौती दोनों पार्टियों के लिए। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में भी मसलन कांग्रेस की बात देखिए तो सचिन पायलट गुट और सीएम अशोक गहलोत का गुट है, कई छोटे छोटे गुट भी हैं। साथ ही साथ अगर बीजेपी की बात करें, बीजेपी में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नाम उनके नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है, कोई चेहरा नहीं होगा, बीजेपी इसको साफ तौर पर स्पष्ट कर चुकी है। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी में भी वहां पर खेमेबाजी है। अब ये देखना काफी महत्वपूर्ण है कि जो दो प्रमुख राज्य हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान, यहाँ पर जो खेमेबाजी से दोनों पार्टियां किस तरह से निकलती हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि आज चुनाव आयोग जो है 5 राज्यों के विधानसभा के तिथियों का ऐलान करेगा और जो हमारे पास जानकारी है 4 राज्यों में एक ही चरण में होंगे और छत्तीसगढ़ में 2 चरण में चुनाव कराए जाने की संभावना है। जो गृह मंत्रालय से सुरक्षा बलों को लेकर जो बैठक हुई थी, इसकी बात की जानकारी मैं पहले भी दिया था, आज भी मैं दे रहा हूं कि हमारे सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि 4 राज्य 1 गो में जाएंगे, यानी एक चरण में होंगे। एक जो है विधानसभा चुनाव जो कि छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में 2 चरण में मतदान होने की उम्मीद है। ठीक है राकेश, मनोज मनु का रुख कर लेते हैं। मनोज मनु मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चैनल हेड इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनोज जी, आपने अभी कहा कि जैसा कि राकेश भी कह रहे थे कि जो सूत्रों से खबर आ रही है 4 राज्यों की बात है, वहां पर 1 चरण में होगा, छत्तीसगढ़ में 2 चरण में होंगे। लेकिन आपने ये भी कहा कि तेलंगाना का भी हिस्सा नक्सल प्रभावित है, छत्तीसगढ़ का भी नक्सल प्रभावित है। छत्तीसगढ़ के नेता लगातार पिछले दिनों से कहते रहे थे कि नक्सल इलाकों में बहुत बेहतरीन काम किया गया है और अब नक्सल समस्या करीब करीब खत्म कर दी गई है। क्या माना जाए, तेलंगाना में जब एक दिन में हो सकता है, छत्तीसगढ़ में होने का मतलब क्या समझा जाए? अगर आप बात करें आंध्र प्रदेश के एक बॉर्डर की, छत्तीसगढ़ के एक बॉर्डर की और तेलंगाना के एक बॉर्डर की, ये एक बॉर्डर है जहां पर नक्सली अभी भी हैं। और अभी जो करीब 2 दिन पहले जो केंद्रीय गृह मंत्रालय की बैठक हुई थी, जितने भी नक्सल प्रभावित राज्य हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, इन राज्यों की बैठक खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई थी। उसमें तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियों के लोग मौजूद थे, राज्यों के डीजीपी, मुख्य सचिव मौजूद थे, वहां के मुख्यमंत्री या गृह मंत्री मौजूद थे। इस बात का जिक्र, इस बात की घोषणा, इस बात की जानकारी खुद गृह मंत्रालय की ओर से दी गई थी कि हाँ, नक्सल प्रभावित कुछ इलाका है, काफी हद तक हमने खत्म करने की कोशिश की है, लेकिन आने वाले 2 साल में हम नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। लेकिन राजीव जी, दशकों से ये बात चलती नजर आ रही है, आज तक नक्सलवाद खत्म नहीं हुआ। जब तक उन इलाकों में गरीबी है, जब तक उन इलाकों में बेरोजगारी है, जब तक उन इलाकों में शोषण है, जब तक उन इलाकों में अशिक्षा है, जब तक उन इलाकों में रोड नहीं है, तब तक वहां नक्सलवाद बना रहेगा। नंबर 1। दूसरी एक चीज मैं आपको महत्वपूर्ण बता दूं
कि कहीं ना कहीं इन भोले भाले आदिवासियों के पीछे एक नेक्सस बन गया है, क्योंकि वो उनकी आय का जरिया भी है। करीब 100 करोड़ से ज्यादा की लेवी बस्तर इलाके में वसूली जाती है, वो उद्योगपतियों से वसूली जाती है, वो अधिकारियों से वसूली जाती है। और राजनेता जो चुनाव लड़ रहे हैं, यकीन मानिए जो राजनेता चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, हर कोई बिना नक्सलियों के समर्थन के चुनाव नहीं लड़ सकता। वो उनको रसद पहुंचाता है, वो उनको पैसा पहुंचाता है और एक ही बात करता है कि भैया मेरे चुनाव का विरोध मत करना, मेरे पक्ष में जो लोग वोट डालना है उनको वोट डालने देना और मेरी जान बख्श देना, मुझे कोई नुकसान ना पहुंचे, इसलिए मैं आपको ये भेंट चढ़ा रहा हूं, ये ले भी दे रहा हूं। ये होता है, ये आज भी होता है और ये कटु सत्य है। बिना कमीशन दिए कोई भी ठेकेदार वहां पर काम नहीं कर सकता। जो भी बड़े बड़े एजेंसीज हैं, आपको याद होगा कि आज से करीब 4-5 साल पहले बड़ी देश की बड़ी नामी गिरामी कंपनियां जिनके वहां बड़े बड़े प्लांट लगे हैं, खुद वहां पर पकड़े गए थे। एसपी ने उन कंपनियों को पकड़ा क्योंकि वो नक्सलियों के नेताओं को पैसा देने जा रहे थे। तो आज भी होता है, सरकार कोशिश कर रही है। एक अच्छी चीज है कि बस्तर जैसे इलाके में जहां कभी राजस्व का सर्वे नहीं हुआ था, जहां कभी जमीनों की जानकारी नहीं, किसके पास कितनी जमीनें किसी को पता नहीं था, वहां राजस्व का सर्वे शुरू हो चुका है, वहां पर तहसीलदार पहुंच चुके हैं, पटवारी शुरू हो चुका है। और अब जो स्ट्रेटेजी है, केंद्रीय गृह मंत्रालय की स्ट्रेटेजी है, तमाम एजेंसियों की स्ट्रेटेजी है कि इनको तीनों तरफ से घेरा जा रहा है, यानी कि तेलंगाना की तरफ से भी, आंध्र प्रदेश की तरफ से भी, छत्तीसगढ़ के भी, तो तीनों तरफ से इनको घेर के इनके इलाके में सपेटा जा रहा है, जिससे ये फंस जाए। और जैसे जैसे जिस इलाके से बढ़ता जा रहा है वहां पर कैंप लगा दिए जा रहे हैं और कैंप लगा के फोर्स तैनात कर दी जा रही है, फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे हैं, तो इनको संकुचित किया जा रहा है। निश्चित तौर पर वहां सर्वे जैसा काम बस्तर के इलाके में, जहां पर कभी सरकार घुस नहीं पाई थी, रोड नहीं बन पाई थी, बिजली के खंभे नहीं बन पाए थे, वहां पर रेवेन्यू का सर्वे, राजस्व का सर्वे, किसके पास कितनी जमीन है और वहां पर वो जमीन किस किसान के नाम है, सरकार की, ये होना बहुत बड़ी चीज है। सकारात्मक चीजें हो रही है, लेकिन लगता है अभी बहुत समय लगेगा। मनोज जी, एक चीज तो आपकी बात से समझ में आएगी, कम से कम तेलंगाना ने अपने हिस्से में नक्सल प्रभावित इलाकों में वैसा काम किया है जिससे तेलंगाना में चुनाव आयोग इस बात की हिम्मत रख सकता है कि एक चरण में चुनाव कराए। लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी स्थिति पूरी तरह से हाथ में नहीं है। दीपक विश्वकर्मा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मेरे साथ जुड़ गए। दीपक, 12 बजे का वक्त जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, उन तारीखों का जिसका इंतजार छत्तीसगढ़ पिछले कई दिनों से कर रहा है, क्या वहां पर राजनीतिक अब गतिविधि आप देख पा रहे हैं? देखिए, सभी काम निपटाने में लगे हुए और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत पूरी कैबिनेट है, जो बची हुई फाइलें हैं या जो पेंडिंग काम है जिसको ये लग रहा है कि हाँ इसको पूरा कर देना चाहिए, चाहे वो ट्रांसफर पोस्टिंग हो, चाहे वो ऐसे काम हो कि किसी वजह से रुक गए थे, उन सबको निपटा लिया गया। और दिल्ली के अमूमन जो बड़े मंत्री हैं, चाहे वो गृह मंत्री हो ताम्रध्वज साहू, वो दिल्ली में है, उसके अलावा टी.एस. सिंहदेव जो उप मुख्यमंत्री है वो दिल्ली में है, भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है वो दिल्ली में। तो समझा जा सकता है कि जो काम था वो ऑलमोस्ट निपटा लिया गया है, क्योंकि सबको आभास था कि आज जिस तारीख में हम आज खड़े हैं, इस तारीख में अब आचार संहिता लग जाएगी, तमाम लोग अपनी जो कांग्रेस की संगठन की बैठक है उस वजह से दिल्ली में, और बाकी सभी नेताओं ने कमर कस ली है, सभी अपनी तैयारियों में जुटे हुए। इसी तैयारियों के मद्देनजर आज जो कांग्रेस की पहली खेप है वो दिल्ली में मौजूद है और वो अपनी बैठकों में, संगठन की बैठकों में मौजूद है कि आगे आगामी जो चुनाव है किन किन को टिकट दिया जाना है, कौन वो चेहरे होंगे जिनको चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। क्योंकि छत्तीसगढ़ के इतिहास में जिस तरीके का मैंडेट कांग्रेस को मिला है, ये पहली बार हुआ है। 90 सीटों वाले इस विधानसभा में मौजूदा दौर में 71 सीटें कांग्रेस के पास हैं। इतनी सीटें 23 साल हो गए छत्तीसगढ़ को बने हुए, आज तक इतनी सीटें किसी के पास नहीं आई। रमन सिंह जो 15 साल सत्ता में रहे, कभी 46, कभी 49, कभी 51, इसी तरीके के नंबर्स के साथ उन्होंने 3 बार सरकार चलाई। लेकिन इस 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी कह लीजिए, उसके बाद जब कांग्रेस सत्ता में आती है और उसके बाद जो 71 सीटें, उसी बीच क्योंकि 69 के आसपास सीटें थी, उसके बाद 3-3 उपचुनाव होते हैं, उन तीनों उपचुनावों में कांग्रेस विजय पताका फहराती है। तो समझा जा सकता है कि इस तरह के नंबर्स मिलना, अब इन्हीं नंबर्स को दोहराने के लिए कांग्रेस ही पूरी स्ट्रेटेजी बना रही है, पूरी कवायद कर रही है। तो समझा जा सकता है कि मौजूदा दौर में किस तरीके से इन नंबर्स को रिपीट करना है, इस नंबर्स को दोबारा लाना है, ये पूरी कवायद उसी को लेकर है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस
कांग्रेस हो, दोनों ने कमर कस लिए, दोनों तैयारियां करें। इसके ठीक है, इतर विष्णु बीजेपी शर्मा मेरे थोड़ी सी साथ इस वक्त नजर राजस्थान जरूर की आती है। राजधानी जयपुर से इस वक्त जुड़ गए हैं। विष्णु, दोपहर 12 बजे का वक्त, वही सवाल आपसे भी कि 12 बजे तारीखों का ऐलान हो जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत घोषणाएं कर रहे हैं, जातिगत सर्वे की उन्होंने बात कह दी है, इससे पहले भी बहुत सारी घोषणाएं हो चुकी हैं, यानी अब 12 बजे तक बहुत कुछ करने की तैयारी है। क्या सारा काम हो गया है या एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, राजनीतिक गतिविधियां राजस्थान में चुनावी तारीखों के ऐलान को देखते हुए? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से अब आचार संहिता लगने का कहीं ना कहीं अब तय माना जा रहा है कि आज 12 बजे आचार संहिता लग जाएगी, इसलिए जो सरकारी दफ्तर थे उस सैटरडे संडे को भी खुले रहे, अफसरों के कमरों में फाइल घूमती रही, क्योंकि अब समय ज्यादा बचा नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार घोषणाएं करते जा रहे हैं और चुनावी समय में इस तरह की घोषणा